न्यूनतम वेतन से नीचे भी एक वेतन का श्रेणी लगा दिया, उसको बोलते हैं 174, उसको बोलते हैं नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस, राष्ट्रीय जमीनी स्तर का न्यूनतम वेतन। वो छोड़ दीजिए, हमारा भोजन माता को वो भी नहीं दे रहा है, वो लोग, हमारा आशावां को भी वो भी नहीं दे रहा है। 75 साल इतना वृद्धि हुआ, मगर हम न्यूनतम वेतन से फेयर वेजेस तक नहीं गए। बहुत सारे जगह में ये मिनिमम वेजेस भी नहीं देते हैं। मैं अभी ट्रेन में आ रहा था, और ट्रेन में जो आते हैं ना वो बिस्तर वगैरह देने के लिए, उससे पूछा मैंने कितना देता है आपको, वो बोल रहा था 5000। हाँ, अरे यार 5000 के लिए काम कर रहे हो? हाँ साहब, मेरा तो 2000 कटता है। क्यों? पीएफ और ईएसआई के लिए। मैंने बोला आपको क्या वेज स्लिप देते हैं? नहीं सर। अरे बंदा, तू क्यों नहीं पूछते हो? अगर 2000 आपका पीएफ ईएसआई के कटता है तो मतलब है आपका न्यूनतम वेतन होगा 12000 कम से कम। वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 12 से ज्यादा होना है। अगर 12000 आपका न्यूनतम वेतन हो तो आपको 5000 क्यों दे रहा है? मुझे मालूम नहीं सर, ठेकेदार दे रहा है। वो काम तो पहले रेलवे का कायम मजदूर कर रहे थे, परमानेंट मजदूर कर रहे थे, अभी ठेकेदार मजदूर आ गए। ठेकेदार मजदूर का न्यूनतम वेतन तो कम से कम 12000 होना है, मगर उसको तो 5000 दे रहा है। देखिए, इसे किसका मुनाफा हो रहा है? ठेकेदार का। और ऐसे ही बाद में क्या होगा, अगर ये रेलवे को प्राइवेटाइज कर लेगा ना, कोई अदानी या अंबानी ले लेगा। अभी तो ले लिया बहुत सारे, ये भी ले लेगा। और कई कई फैक्ट्री में न्यूनतम वेतन भी नहीं देता, न्यूनतम देता देने पर भी वो मुनाफा कर रहा है। क्यों? ये समझिए, आपका जो भी श्रम शक्ति है, वो श्रम शक्ति का भी कुछ उत्पादन का वेच बनता है। वो मिनिमम वेजेस में ऐसे वो लोग ये करते हैं। अगर हमारा घर में हमारा बीवी या बहन या मां जो काम करते हैं, घर में खाना पकाने का, बर्तन धोने का, घर का सफाई करने का और कपड़े धोने का, अगर उस पर भी हमने कैलकुलेट कर दिया, तो अगर हमारा घर में आके कोई घरेलू कामगार वो काम करती हो तो क्या 3000 से कम देना पड़ता है हमें? होता है क्या? नहीं, 3000 में नहीं होता है। अगर वो सब कुछ काम करना हो तो कम से कम 10,000 देना पड़ता है। क्या आपकी श्रम शक्ति की कास्ट में वो 10,000 मिलना कि नहीं मिलना है ना? हाँ, मिलना है, मगर मिलाते नहीं। क्यों? बोलते हैं आपका बीवी तो है, बीवी के लिए तो 2700 कैलोरी के लिए मैं दे रहा हूं ना, 2700 के लिए मैं आपका न्यूनतम वेतन में वो कैलकुलेट करके दे रहा हूं, बीवी और बच्चों के लिए। सो उसी लिए वो काम कर रही है बस। चलो, उसको हम रिश्ते बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, औरत की जिम्मेदारी बोलते हैं, वो सब कुछ बोल देता है। उससे किसका मुनाफा हो रहा है? किसका? जोर से बोलो ना, किसका हो रहा है? नहीं, केवल ठेकेदार का नहीं। अगर आप टाटा के लिए काम कर रहे हो, अगर आप जेपी के लिए काम कर रहे हो, अगर आप कोल इंडिया के लिए काम कर रहे हो, उसका मुनाफा हो रहा है। क्यों? आपका बीवी बिना पैसा मांग के आपको खाना पका रही है। अगर वो खाना पकाने का भी खर्चा उसमें आ जाती थी ना, आपका न्यूनतम वेतन और भी 5000 बढ़ना पड़ता था। देखिए, ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला में भी किसका मुनाफा है? हाँ, पूंजीपतियों का है। हाँ? है ना? कल मेरा एक वो यूपीए में सड़क का साथी बोल रहा था, हमराड आपको मालूम है हमारा बंगाल में ऐसा खाना खाते हैं, वैसा खाना खाते हैं, बोल रहा था। मैं सुन रहा था, मैंने बोला क्या आपका बीवी वो सब कुछ खाना बनते हैं? कॉमरेड, मैंने 6 साल प्यार करके उसको शादी किया, 3 साल के बाद पहली बार मिला। उस समय में मैं बोला, वो बोली आपको क्या पसंद है? मैंने बोला ये पसंद है। वो बना के लेके आई।
इतना अच्छा खाना बनाया था ताकि मैं समझा मैं जिसको प्यार किया हूं ना वो ठीक किया हूं। ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में भी मुनाफा हो रहा है। वो कोई कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो यूपी में सारा का हमारा साथी, वो यूपी में सारा का न्यूनतम वेतन में कम है। देखिए आपका सभी रिश्ते, जो रिश्ते को आप पवित्र बोलते थे ना, गुरुदेवो भव बोलते थे, किसको? शिक्षक को। वैद्य नारायणो हरि बोलते थे, किसको? डॉक्टर को। वो नारायण नहीं रहा अभी, है ना? वो लक्ष्मी नारायण बन गया। लक्ष्मी के बिना नारायण ही नहीं रहता, पैसे के बिना नहीं होता है। वो आपकी शाला में तो सरस्वती का पूजा करते हो, मगर आप ट्यूशन को नहीं भेजते हो तो सरस्वती हासिल नहीं होती है आपकी बेटी को, कितना भी पूजा करो, है ना? स्कूल का नाम तो रहती है सरस्वती शिशु मंदिर, मगर वहां लक्ष्मी नहीं तो सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर नहीं जा सकते आप। देखो गुरुदेवो भव कहां गया, वैद्य नारायणो हरि कहां गया। वकील बोलते थे, अरे वकील को भगवान का समान है। न्यायाधीश जो बैठते हैं ना, वो भगवान की मूर्ति है ना? फिर वहां न्याय मिलता क्या? 5 साल हो गए किसी इलाहाबाद का हमारा यूपीएससी का साथी को सस्पेंड करते हुए, अभी भी उसका केस खत्म नहीं हुआ है। 5 साल से कुछ भी नहीं है मिला उसको। वो बोल रहा था कामरेड कुछ करो, मालिक के साथ बात करो, मुझे अंदर भेज दो। 5 साल से कैसे जीना है? वो न्याय का देवता है जो बैठा है वहां पे, है ना? अगर उसको समझना है ना, 5 साल से इस बंदे को तो डिसमिस करके रखा है, वो कहीं भी काम नहीं कर रहा है, वो कैसे जीना है? कम से कम ये तो देखना है ना। इसे बोलते हैं जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था बलवान होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारा सभी रिश्ते पैसे पर निर्भर हो जाता है। सभी रिश्ते, माँ बाप का हो, बेटा माँ का हो, है ना, पति पत्नी का हो, कुछ भी हो, सभी रिश्ते पहले तो सब कुछ प्यार में रहता है, बाद में बढ़ते सब कुछ पैसे पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में पैसा ही सब कुछ है ना। सो ये श्रम शक्ति का अंदाजा कैसे लगाता है, ये मुद्दे पर वापस आ जाएंगे। देखिए आपको अगर समझिए कि आपको 8 घंटा का तो काम करना है, 8 घंटे के बारे में मई दिवस के बारे में चर्चा के बारे में मैं नहीं जाऊंगा। 8 घंटा काम करना है, आप जाके 8 घंटा काम करते हो, समझिए कि आपको 400 रुपया तनख्वाह है एक दिन के लिए, 8 घंटे के लिए, है ना। ये 400 रुपया न्यूनतम वेतन है। मैंने बोल दिया उसी समय में, आपका जो श्रम शक्ति को उत्पादन करने के खर्चा नहीं है वो, है ना, वो उत्पादन करने के खर्चा में भी वो लोग बदमाशी करते हैं, धोखा देते हैं, वो सब कुछ करते हैं। मगर ये 400 रुपया जो होता है ना न्यूनतम वेतन, जो फिक्स हुआ होता है ना, 12,000 की गिनती लेके हुए मैं 400 रुपया बोल रहा हूँ। अब ये 400 रुपया का काम को तो 4 घंटे में कर लेते हो, मगर आप तो 8 घंटा काम करते हो। अगर आपका जो भी काम पूरा हुआ ना हुआ, 8 घंटा का तो काम करना ही पड़ता है आपको, करना कि नहीं। अब क्या है, बोल सकते हैं देखो मेरा 4 घंटे में खत्म हो गया, 400 रुपया का काम, चलो मैं नहीं काम करता हूं, मैं वापस जाता हूं घर, बोल सकते क्या? 400 रुपया दिया है मगर 8 घंटा काम करना है। अब बोलिए आपका जो तनख्वाह देते हैं न्यूनतम वेतन के बारे में, वो 4 घंटा का देता है, और 4 घंटा आप काम करते हो ना, वो क्या होता है? उसे क्या मुनाफा बोलते हो? हाँ, वो क्या है? शोषण है, हाँ, चोरी। अरे यार क्या चोरी बोल रहे हो, मैं न्यूनतम वेतन दे रहा हूं, क्या बदमाशी करते हो यूनियन में मिलके,
यूनियन में मिल गया, यूनियन बना दिया, लाल झंडा लेके आ गया, बोल देते हैं चोरी कर रहे हो। एक मालिक ने बोल रहा था, मालूम है आपका प्रेसिडेंट क्या बोल रहा था मेरे साथ, गुस्सा करके फोन कर रहा था, क्या बोल रहा था, वो बोल रहा है जो कपड़ा मैं पहन रखा हूं ना वो उसका है। क्यों? ये बंदे ने, ये हमारा प्रेसिडेंट जो वर्कर था वो गेट मीटिंग में उतना गाली दे दिया, उसकी बीवी जो गाड़ी में चलती है ना वो हमारा है। वो बंदा मालिक चोर ऐसे ही बोल दिया, वो मालिक चोर बीवी को लेके श्रीलंका गया था घूमने के लिए, हमारा पैसे पे वो प्यार जता रहा है बीवी के ऊपर, वो सब कुछ बोल दिया। तो सिक्योरिटी ने रिकॉर्ड कर दिया, वो रिकॉर्ड जो किया था उसे व्हाट्सएप पे भेज दिया। सुनो आपने उमेश जी, ये क्या सिखा रहे हैं आप लोग सीटू वाले आपके मजदूरों को, आपके नेता को, ये क्या भाषण देना है? बोल रहा था। मैंने बोला अच्छा चलिए वो बोल देता है, अगर वो बोल दे दिया तो अगर जो प्यार जीता रहे आपके बीवी के ऊपर वो उनका है, तो प्यार तो आप ही करते हो ना, वो नहीं, वो थोड़ी करता है। मैं और कुछ क्या बोल सकता हूँ? अच्छा वो जोड़ दीजिए उसके ऊपर, क्यों गुस्सा करके बीपी चढ़ा बढ़ा देते हो? आपका बीवी देखते होगे कि देखो ये सीटू यूनियन बनते ही मेरा पति का बीपी बढ़ रहा है। अच्छा चलिए, बाद में जब बैठ करते हैं ना, मैं उसको बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ उसका बीवी उसकी है, आपका बीवी आपकी है। वही तो बोल सकता हूँ मैं, है ना? मैंने ऐसे हंसी से बोल के रख दिया फोन को। अब बोलिए, वो जो बंदा बोला वर्कर था उसमें कोई गलती था क्या? अगर हम सच बोलेंगे ना, उनका बीपी बढ़ जाती है, पूंजीपति होगा उनका, बोलता है ये क्या बोल रहे हैं आप, न्यूनतम वेतन दे रहे हैं हम। हाँ न्यूनतम वेतन तो दे रहे हो भाई, न्यूनतम वेतन को फिक्स करने में आप गोलमाल कर लेते हो, उसके बाद 8 घंटा आपसे हमसे काम करवाते हो, 4 घंटे में मेरा बंदा तो काम कर लिया। अब 4 घंटे का जो काम किया है वो अधिक काम किया है हमने। मुझे जो 400 दिया थे, 400 के लिए जो मैंने मूल्य को उत्पादन किया वो हो गया 4 घंटे में। आगे आने वाला जो 4 घंटे का काम कर रहा है वो अधिक उत्पादन है और अधिशेष उत्पादन है। इसी से पूंजीपति का मुनाफा नहीं, अधिशेष मूल्य को वो अड़पता, सरप्लस, इन सरप्लस वैल्यू। हिंदी में अधिशेष बोलते हैं, मूल्य बोलते हैं या अधिक मूल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अतिरिक्त मूल्य। हाँ हाँ, अच्छा चलिए, अतिरिक्त मूल्य, हर एक काम पे अतिरिक्त मूल्य है। अतिरिक्त मूल्य के बिना कोई भी काम नहीं होता है। अगर उसके अंदर अतिरिक्त मूल्य ना हो तो वो पूंजीपति वो काम छोड़ देता है, वो फैक्ट्री को बेच देता है, फैक्ट्री को खत्म कर लेता है, बंद कर लेता है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अब लोग बोल रहे थे ना मूल्य, मौल्य, मूल्य, वैल्यू, वैल्यू दूसरा है, और आप बोल रहे थे ना क्या, कीमत, वो दूसरा है ना? कीमत और मूल्य को दोनों को एक साथ देखना नहीं, और अलग अलग है। और आपका वेजेस अलग है, आपका जो मजूरी है वो अलग है। वो कीमत, दाम, मूल्य और वेतन, ये चारों शब्द अलग अलग है, मगर हमारा दिमाग में हम समझते ये चारों शब्द एक है। वही गलती तो हम करते हैं। आप जो मूल्य को उत्पादन करते हो ना, वैल्यू को उत्पादन करते हो ना, वो पूरा वैल्यू का जो दाम है वो आपकी श्रम शक्ति को विनियोग करते हुए, खर्चा करते हुए आपने उत्पादन किए रहते हैं, मगर वो वापस आपको नहीं आती। कितना भी अच्छा हो वो मालिक। कुछ लोग बोलते हैं अरे साहब हमारा मालिक तो भगवान जैसा है, उनको गाली मत दो। कभी कभी अगर हमारा गेट मीटिंग में हम कुछ ऐसे वैसे बोल देते ना, कुछ तो बोलते ये क्या कॉमरेड ने ऐसा बोल दिया, अरे कॉमरेड ऐसा मत बोलो, हमारा मालिक तो बहुत अच्छा मालिक है। आपको मालूम है
ये मैसूर सीमेंट जो था ना, वहां 77 डेज का स्ट्राइक हुआ था जब मैं छोटा बच्चा था। वो 77 डेज स्ट्राइक में तो मेरा पापा इतना कूद मिला था, हर दिन वो जाता था जुलूस में, वो में, ये में। उसमें बाद 75वां दिन में वो यूनियन के लोग, एआईटीसी का यूनियन था, वो लोग बोला आज हम बिरला का शव संस्कार करने वाले हैं। मेरा बाप नहीं गया। मैं पूछ रहा था आप क्यों नहीं जा रहा? ये तो अन्नदाता है, हमें अन्न दिया है। अन्नदाता तो भगवान जैसा है, उसका शव संस्कार कर रहा है यूनियन वाले, गलती कर रहे। देखिए 75 दिन से तनख्वाह नहीं है, स्ट्राइक पे है, फिर भी उसका शव संस्कार करने के लिए मेरा बाप राजी नहीं है। मगर यूनियन को मानता है, मगर ये कार्यक्रम के लिए नहीं जाता। ऐसा भी हो लोग है ना। अन्नदातो सुखी भवो, ऐसे ही है ना, है कि नहीं? आपके यहां पे भी है ना। वो संस्कृत का है, सभी जगह में रहता है पूरा देश में। ऐसा एक घोषण भी आ गया, मंत्र भी आ गया। हाँ, भाव पढ़ते, मालिक है, भगवान जैसे है। अब तो मेरा रोजी रोटी दे दिया आपने। हाँ, फैक्ट्री के गेट पे भी लगाते हैं, वो सब कुछ होता है। ये जो अतिरिक्त मूल्य होता है, ये अतिरिक्त मूल्य ही आगे जाके पूंजी बनती है। पूंजी कहां से आती है? कहां से आती है? अगर अतिरिक्त मूल्य ना होता ना, जितना आप वहां आपका श्रम शक्ति लगा के कमाते हो ना, अगर वो पूरा आपको वापस दे दिया तो उसके पास क्या बचता है? उसके पास बचता है वो लाभ नहीं, मुनाफा नहीं, अतिरिक्त मूल्य। ये अतिरिक्त मूल्य ऐसे देखिए, ये श्रम का ये सिद्धांत जो है उसे क्या बोलते हैं? श्रम का मूल्य का श्रम सिद्धांत। मूल्य का श्रम सिद्धांत जो है उसको पहले किसी ने भी बोला नहीं था। एक वो अकेला बंदा था, उसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स, अतिरिक्त मूल्य का। उन्होंने इसको स्टडी किया, पूरा पूंजीवादी व्यवस्था को स्टडी करके ये बोलना शुरू कर दिया, ये कैसे वो पूंजीपति का मुनाफा बढ़ रहा है। एक फैक्ट्री था, दूसरा फैक्ट्री बना दिया, दूसरा था, तीसरा बना दिया। जैसे मैंने बोला ना, वो नमक से लोहा तक बनाना शुरू कर दिया। हर एक पहलू पर उसका हाथ है, पकड़ है। कैसे बन रहा है? वो ऐसे बन रहा है कि जो श्रम शक्ति को हम जाके वहां काम करते हुए विनियोग करते हैं ना, उसमें तो जो हमको वापस देता है उससे बड़ा और भी ज्यादा दुगना हम वहां मूल्य को उत्पादन करते होते हैं। उसे तो हम अधिक मूल्य बोलते हैं, अधिशेष मूल्य बोलते हैं, अंग्रेजी में सरप्लस वैल्यू बोलते हैं, और आप अतिरिक्त मूल्य भी बोलते हैं। ये अतिरिक्त मूल्य ही ये पूंजी का सीक्रेट है। आपको मालूम है, जब वो भीम जाके कर्ण को मार रहा था ना, कर्ण को नहीं, दुर्योधन को, ये दुर्योधन मरता नहीं था। उसके बाद ये जो कृष्ण था ना, कृष्ण ने उस समय में इशारा कर रहा था, क्या? हाँ, नहीं, हाँ, क्या कर रहा था? उसको क्या बोलते हैं आप? हाँ, उस पर रहता। क्यों? वो जो दुर्योधन है ना, उसका प्राण वहां था, ये भीम को मालूम नहीं रहता। जैसे कृष्ण ने बता दिया दुर्योधन का प्राण तो वहां है, उसके तई में, उस पर मारो, वो मरता है। वैसे मार्क्स ने बता दिया पूंजीपति का प्राण कहां है? ये अतिरिक्त मूल्य में है ना। इसलिए अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो, गीता दिया है कह के, हम मानते हैं कार्ल मार्क्स को। इसलिए कि जैसे आपका भगवान श्री कृष्ण ने आपको गीता दिया है, भगवत गीता, वैसे हमारा कार्ल मार्क्स ने हमको दास कैपिटल दिया है। उसमें ये सब कुछ पर्दाफाश कर दिया, बोल दिया देखो आपका श्रम का इतना अंदाजा लगाना है, आपका श्रम का खर्चा इतना होता है, आप जाके इतना काम करते हो, इतना मूल्य को वहां उत्पादन करते हो, मगर आने के बाद
वहां पे अतिरिक्त मूल्य होता है। ये अतिरिक्त मूल्य ही उसका जान है। किसका? पूंजीपति का जान है, पूंजीवादी व्यवस्था का जान है। वो पूंजी कभी भी अतिरिक्त मूल्य ना हो तो वहां नहीं रहता, वहां से चले जाए। अमेरिका से भारत को आते हैं, क्यों? यहां अतिरिक्त मूल्य ज्यादा मिलता है। या तो न्यूनतम वेतन एक दिन के लिए तय होता है आपका, है ना? भारत देश में जो कानून है मिनिमम वेजेस का एक्ट का, उसमें घंटा का भी होता है, मगर महीने का अंदाजा लगाता है और दिन का अंदाजा लगाता है। अमेरिका में घंटा का लगाता है। जो आपको पूरा दिन में मिलता है ना, उससे दुगना एक घंटे को मिलता है वहां पर। इसीलिए अमेरिका के पूंजीपति लोग ये समझते हैं अमेरिका में वो फैक्ट्री बनाने से बेहतर भारत में फैक्ट्री बनाओ, है ना? वो लोग यहां इसीलिए आ रहे हैं कि यहां अतिरिक्त मूल्य ज्यादा मिलता है। वहां जो घंटे के लिए देते हैं काम के लिए, यहां 2 दिन के लिए दिया तो भी चलता है। कभी कभी महीना का जो देता है ना, वो 1 घंटे का या 2 घंटे का हो जाता है वहां पे न्यूनतम वेतन। ये है, मालूम है? जब वो पहला जो था ना अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसका नाम क्या है? भूल गया हूं मैं। ट्रंप नहीं यार, ट्रंप से पहले वाला ओबामा बोले तो, अमेरिका का प्रेसिडेंट बोले तो पूरा विश्व का इतना मजबूत नेता है, मालूम है? उसने उसकी संसद में रोया, मालूम है क्यों? मालूम नहीं है ना? उस अमेरिका का सभी मजदूर मिलके ये बोलना शुरू कर दिया, हमारा 1 घंटा का न्यूनतम वेतन बढ़ाओ। इसीलिए वो लोग स्ट्राइक किया, धरना दिया, जत्था निकाला, वो सब कुछ किया। ओबामा ने बोला हाँ आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने अमेरिका की कांग्रेस में उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाने की एक बिल रखी, प्रेसिडेंट ने रखी, उसका हार हो गई। पूरा कांग्रेस ने उसको हरा दिया। उस दिन वो बोला मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होते हुए क्या है, आंख में पानी लेते हुए बाहर आया बस। वही अमेरिका का प्रेसिडेंट ने और एक बिल रखे थे, क्या है? यहां जैसे खिलौना बेचते हैं ना दुकान में, जैसे आपका चॉकलेट बेचते हैं ना, वैसे वहां का दुकान में पिस्तौल बेचते हैं। आपने देखा है हमारा दुकान में वो लगा रहता है, शाला कॉलेज के नजदीक कहीं सिगरेट नहीं बेचना है कहके। वो एक ऐसा बिल लाना चाहता था, हमारा देश का शाला कॉलेज के नजदीक दुकान में बंदूक नहीं बेचना है, उसको भी हरा दिया। वो डेमोक्रेसी है। जो स्कूल के नजदीक के दुकान में बंदूक नहीं बेचना कह के बोर्ड भी लगाने के लिए नहीं देता है वो अमेरिका का संसद। उसका अध्यक्ष की जो बिल पेश किए थे, मसूदा पेश किए थे, उसको हरा देते हैं वो लोग। उस दिन भी वो रोया था। वो डेमोक्रेसी का बहुत उच्च स्तर का डेमोक्रेसी है, वही पूंजीवादी व्यवस्था बहुत उच्च स्तर का है। जहां पूंजीवादी व्यवस्था उतना उच्च स्तर का है, वहां बोलते हैं डेमोक्रेसी बहुत उत्तम है, मगर वो डेमोक्रेसी ऐसा है स्कूल के नजदीक में बंदूक ना बेचने जैसे ये कानून भी नहीं बना सकती है। ये पूंजीवादी व्यवस्था सब कुछ उसके हाथ में रखती है, इसीलिए कि ये सरप्लस वैल्यू जो होता है, अतिरिक्त मूल्य जो होता है, उसको अड़पने के लिए। इसे कार्ल मार्क्स ने दिखाया। वो पूंजी जो बोलते हैं ना, वो पूंजी का जो 3 वॉल्यूम उन्होंने लिखा, उसमें वो लिखा हुआ है। वो बोलते हैं वो पूंजी का जो, अगर आपने वो किताब पढ़ने शुरू होते हैं ना, पहला पन्ने पे लिखा हुआ है, ये दुनिया की संपत्ति, जहां जहां पूंजीवादी व्यवस्था है, संपत्ति ऐसे दिखता है उस देश का, वो जो भी समाज है, और समाज की जो भी वस्तुआं है ना, वस्तुओं के रूप में वो दिखता है।
द वेल्थ ऑफ एनी सोसाइटी विच इज कैपिटलिस्ट अपीयर्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज बोलते हैं। कमोडिटीज बोले तो वस्तु, उत्पाद बोल सकते हैं, उत्पन्न बोल सकते हैं, माल बोल सकते हैं, माल बोल सकते हैं, है ना, उसे कमोडिटी बोलते हैं। एक कमोडिटी ऐसा चीज है, एक चीज को बिना श्रम शक्ति से आप उत्पादन नहीं कर सकते। जो भी कमोडिटी आप उत्पादन करते हो ना, माल जो मार्केट के लिए उत्पादन करते हो ना, उसे कमोडिटी बोल सकते हो। जो भी चीज घर में बीवी बनाती है रसगुल्ला, वो मार्केट के लिए नहीं है, पति के लिए प्यार से, वो कमोडिटी नहीं है। अगर वही रसगुल्ला बीवी बनाती है, आप लेके जाके मार्केट में बेचते हो, वो कमोडिटी बन जाती है। मालूम हुआ? जो चीज मार्केट के लिए बनती है ना, वो कमोडिटी बोले जाती है, माल बोले जाती है। वो माल बिना श्रम शक्ति से बनती नहीं है। हर एक माल के पीछे श्रम शक्ति होती है। इसीलिए बोलते हैं ये श्रम ऐसा एक जादू है जिसके छूने से ये अतिरेक मूल्य का उत्पादन हो जाता है। श्रमिक ऐसा एक जादूगर है। वो जादूगर के कंधे पे या उसके दिमाग में ये श्रम शक्ति जो होती है, वो जादू है। जो वो जैसे ही वो उसके उंगलियों से मशीन को चलाता है ना, चलाते ही वो मूल्य का उत्पादन हो जाता है। जो मूल्य वो श्रम शक्ति से डालते हैं ना, उससे ज्यादा रहता है। अतिरेक मूल्य के उत्पादन के बिना कोई भी श्रम शक्ति नहीं रह सकती है। श्रम शक्ति का अगर कभी भी कहीं भी उपयोग करो, विनियोग करो, तो अतिरेक मूल्य उत्पादन हो जाता है किसी भी समाज में। ये अतिरेक मूल्य को उत्पादन होता है सामूहिक तरीके से, जैसे आपने बोला। ये सामूहिक तरीके से जो अतिरेक मूल्य का उत्पादन होता है, ये उत्पादन साधन का मालिक वो पूंजीपति होते हैं, और वो जो उत्पन्न होती है वहां वो काम से, वो श्रम शक्ति से, उसका मालिक भी वही होता है जिसका मालिक वो उत्पादन साधन का होता है। इसीलिए जैसे ही उत्पाद उत्पन्न होकर बाहर आता है, उसका मालिक वो हो जाता है। जो उत्पादन के लिए उनका श्रम शक्ति को विनियोग करते हैं ना, उनसे वो अलग हो जाता है। अगर समझिए, आप चीनी के कारखाने में काम कर रहे हैं, कभी भी आप एक मुट्ठी चीनी लेके आपके पॉकेट में डाल के बाहर आ जाइए ना, अगला दिन क्या होते हैं? बाहर नौकरी से। अरे यार, आपकी श्रम शक्ति से बनी हुई है, एक मुट्ठी भी चीनी नहीं देते आप, है ना? ये देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं हम एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, सारी दुनिया मांगते हैं। आपने सुना है ना वो गाना? हाँ, तो पूरा गाना सुनेंगे तो ये पूरा गाना बना इस श्रम शक्ति के सिद्धांत के ऊपर, ये अतिरेक मूल्य के सिद्धांत से। ये पूरा दुनिया का संपत्ति हमारा है, हमारा श्रम से बनी हुई है ना? इसीलिए जब ये मार्क्स ने ये दिखाया पूरी दुनिया को, तो पूरा दुनिया के देश के सरकार उसके खिलाफ बन गई। वो बंदे को किसी भी देश में रहने नहीं दिया। वो जन्म हुआ जर्मनी में, मरा तो इंग्लैंड में। वो कोई देश का सिटीजन नहीं था, नागरिक नहीं था। जैसे ही वो बोल दिया ना, वो बोला ये बंदा तो पेट्रोल से भी ज्यादा है। जहां जहां जाता है, जहां जहां वो मजदूर उनके साथ मिलकर बात करते हैं ना, वहां शुरू हो जाता है यूनियन, वहां हड़ताल शुरू हो जाता है। 8 घंटा मांगते हैं, अतिरिक्त मूल्य मांगते हैं, और उनका तनख्वाह मानते हैं। इसीलिए ये बंदे को हमारे देश में रहने नहीं छोड़ना है, उसको तड़ी पार कर दो। हर देश उसको तड़ी पार करती थी, ये ना। उसके बाद ये अतिरिक्त मूल्य होते हैं ना, उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर आपका 8 घंटा को 10 घंटा बना दो, क्या होता है? 4 घंटे का अतिरिक्त मूल्य 6 घंटे का अतिरिक्त मूल्य हो जाता है। इसीलिए पहले क्या करते थे वो लोग? 12 घंटा, 16 घंटा,
काम करवा, 12 घंटा बना के कानून बना दिया। उसके खिलाफ लड़के कांग्रेस ने अभी सरकार को आया, वो बोला जो जो बीजेपी ने किया था वो सब कुछ खत्म कर लेंगे, अब वो सब कानूनों को बदल देंगे, मगर इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है कोई। अब पूछ रहे हैं सभी ट्रेड यूनियन, C2B पूछ रहे हैं, हाँ आप बोल रहे हैं भाजपा का जो जो कानून लाए थे वो सब कुछ बर्खास्त करेंगे, ये भी बर्खास्त करो, 8 घंटा का जो 12 घंटा बनाया ना वो बर्खास्त करो। उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये तो कांग्रेस का नाम है, वो तो भाजपा का नाम है, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों पूंजीपतियों की सेवा कर रहा है इस देश में। केवल भारत की पूंजीपति के नए, जगत के जो पूंजीपति है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना, उनकी सेवा कर रहा है। अगर सिद्धरामैया और DK शिवकुमार बोल देंगे ना, मैं 8 घंटे का काम का जो 12 घंटा बनाया था बीजेपी ने, उसको हम रद्द करेंगे, अगला दिन वो नहीं रहेगा सत्ते पर। देखिए, ये जो दिन का काम का घंटे को ज्यादा करना है ना, अगर 8 घंटे को 12 घंटा कराना और 10 घंटा कराना है ना, उसका मतलब ये होता है वो अब्सोल्यूट अतिरिक्त मूल्य का ज्यादा बना, उसको बोलते हैं अब्सोल्यूट अतिरिक्त मूल्य। अब्सोल्यूट को क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्दिष्ट, कुल। अच्छा चलिए कुल बोल दीजिए, क्या बोलते हैं अब्सोल्यूट को? समग्र, निर्दिष्ट, कुछ बोल सकते हैं। वो उसका मतलब है अब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, दिन का काम का घंटे को बढ़ा। इसीलिए कभी कभी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, देखो साहब मैंने आपको 8 घंटे के लिए काम दे रहा हूं, आपके बंदे को बोल दो 8 घंटा पूरा काम करने के लिए। क्यों? अरे पूछो कहीं कोई बंदा जो ITI किया उसको 1 लाख मिल रहा है क्या 24 दिन के लिए? देखो मैंने दे रहा हूं 1 लाख रुपया, क्या है सही है? 1 लाख रुपया देख के आप 8 घंटा काम नहीं करते हो, बोलते हो कि 6 घंटे में आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन लिंक कर दिया है। वो बोलते हैं आपने प्रोडक्शन लिंक कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया हमने, चलो मेरा प्रोडक्शन हो गया। वो प्रोडक्शन के ऊपर हमें लाने के लिए वो क्या कर दिया? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस बना दिया, क्योंकि काम नहीं करते थे। अब अतिरिक्त मूल्य और भी ज्यादा चाहिए उसको। वो 8 घंटे के अंदर अगर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे ना, उससे भी अतिरिक्त मूल्य आ जाता है। अतिरिक्त मूल्य उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव सरप्लस वैल्यू बोलते हैं, सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य बोलते हैं। वो दिखता नहीं है। अगर काम का घंटा को बढ़ा देगा ना, 8 घंटे को 12 घंटा बना देगा ना, तो दिखता है, वो आपको मालूम हो जाता है हम ज्यादा काम कर रहे हैं, अतिरिक्त मूल्य ज्यादा हो गया, मुझे तो 4 घंटे को देते हो, 8 घंटे को आप लपट लेते हो, अब बोल देते हैं। मगर जब प्रोडक्टिविटी करते हैं ना, प्रोडक्टिविटी करते समय में भी आपको मालूम होता है, देखो ये प्रोडक्टिविटी करने से तो ज्यादा उत्पाद को उत्पन्न कर लिया, इसलिए वो बोल दिया नहीं नहीं प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दे दिया ना मैंने, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव दे दिया ना मैं, चलो आपका बेसिक फिक्स्ड वेजेस है 50,000, मगर ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव है 60,000, कुल मिला के 1,10,000 हो गया। प्रोडक्शन करो ले लो बोल देता है, मगर ये जो प्रोडक्टिविटी का पीछे जाते हैं ना, उसका मतलब है ये सापेक्ष मिगताय मूल्य जो बोलते हैं, हमारा कन्नड़ में मिगताय मूल्य बोलते हैं, सापेक्ष मिगताय मूल्य, हिंदी में आप बोल सकते हैं सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य। ये सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य को वो बढ़ाता है, जैसे प्रोडक्टिविटी के नाम पे, प्रोडक्शन के नाम पे वो मशीन को चेंज करते हुए, मशीनीकरण करते हुए वो बोल देते हैं मशीन को बदल देके। मालूम है एक फैक्ट्री में मैं जहां प्रेसिडेंट था, उन्होंने जर्मनी से एक मशीन लेके आया, 1 साल वहां यूनियन ने माना नहीं वो मशीन लगाने के लिए। वो मालिक ने बोला अरे उमेश जी बोल दो ना वो मशीन लगाने के लिए, आपका तनख्वाह बढ़ा देते हैं, आपको प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव बना देते हैं। मगर ये मजदूर भी इतना होशियार थे, वो मुझे सिखा दिया, कामरेड आपको मालूम है अगर वो मशीन आ जाती है ना, हमारा जो मैनुअल काम है ना वो चला जाता है,
हम में 80 लोग सरप्लस लेबर हो जाते हैं, 80 लोगों का काम चला जाता है, 80 लोगों को भगा देता है वीआरएस देके। बाद में हमारा वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। उसके बाद अगर ऐसे ही दूसरा मशीन आ गया ना, हमको चटनी कर देता है, हम छोड़ते नहीं। 1 साल हुआ, इतना कोशिश किया, वो छोड़ा नहीं। बाद में क्या किया, मशीन तो आ गया था जर्मनी से, 3 महीना लगा उसको मशीन को आने में। उसको वो बोल दिया, वो मशीन को दूसरे को दे दिया, वो मशीन में जो करते हैं ना उसको आउटसोर्स कर दिया। एक्सटेंडेड वर्क बेंच लगा के वहां काम करवाता है, वहां काम हो गया। ये जो काम यहां होता था वहां हो गया, और बोला मुझे ये सरप्लस है। देखो कैसे फंसे हुए हैं। अगर ना माने तो भी चटनी, माने तो भी चटनी। पहले तो ये नव उदारवादी आर्थिक प्रणाली बोलते हैं ना, ये नियो लिबरल पॉलिसीज बोलते हैं ना, जो 1991 के बाद आया, 1991 के बाद आया ना, उससे पहले ऐसा एक फैक्ट्री में जो बनता था उसको दूसरी जगह में एक्सटेंडेड वर्क बेंच के नाम पे करवाने के लिए मौका नहीं था। ये नियो लिबरल पॉलिसीज आने के बाद वो एक्सटेंडेड बेंच के नाम पे वो वहां करवाते हैं, वहां से आता है, यहां पैक करते हैं उसको, इसके नाम पे। देखिए ये लेस का जो चिप्स मिलता है ना, आपको लेस का चिप्स देखा है ना, 10 रुपए में मिलता है। हाँ 5 में भी मिलता है, मुझे मालूम नहीं था। हाँ चलिए अगले बार कहीं क्लास लेते हैं ना, मैं बोल देता हूँ, इंदौर में बोला 5 रुपए पे भी मिल जाता है, मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए मैं बोला हम भी सीखते हैं क्या। मालूम है वो कैसे बनता है। ये जो हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला प्रधानमंत्री बना, उसके बाद पहली बार वो बेंगलोर आया था। बेंगलोर आके मेरा गांव है 70 किलोमीटर बेंगलोर से, तुमकुर कह के, वहां नेशनल फूड पार्क के लिए 1000 एकड़ जमीन दिया। बोल दिया एक नेशनल फूड पार्क है, उसको उद्घाटन करने के लिए आए थे। वो नेशनल फूड पार्क किसका है? फ्यूचर्स ग्रुप मालूम है आपको, संजय बयानी कह के मुंबई वाला, उसका है। वो 1000 एकड़ में कम से कम 20 इंडस्ट्रीज है, एक ही कंपाउंड है। 20 इंडस्ट्री में क्या करते हैं? वहां एक हमारा यूनियन था नीलगिरीस में, नीलगिरीस को ले लिया फ्यूचर्स ने। नीलगिरीस को फ्यूचर्स लेने के बाद, नीलगिरीस के बाद बात करते हुए अग्रीमेंट कर रहे थे, मैं उनका लीगल एडवाइजर था। वो लोग बोला साहब हमारा तो फूड पार्क में जा रहा है कंपनी, यहां नहीं बनाएंगे हम। मैं बोला फूड पार्क में क्या करते हो? वो 1000 एकड़ लैंड में, जगह में, फूड पार्क में कम से कम 200 फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री का एक शेड है, पूरा फ्यूचर्स मालिक का है उनका, मगर एक शेड का मालिक दूसरा। वो शेड में क्या करते हैं? वो पोटैटो खरीदते हैं। पोटैटो को क्या बोलते हैं? आलू का खरीदना उनका काम है। खरीद के साफ करके दूसरा शेड में बेचते हैं। वो दूसरा कंपनी है उसका, ये चीला होता है ना, चीला निकालते हैं, चीला निकाल के उसे दूसरे शेड में बेचते हैं। वो उसको मैरिनेट करता है, मैरिनेट करके दूसरे शेड में बेचता है। वो दूसरा शेड में क्या होता है? चौथे शेड में उसको कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद फिर से मैरिनेट होता है दूसरा शेड में। ऐसे ये लेस का चिप्स बनते बनते वो 20 कारखाने में बनता है, और एक कारखाने में 10 लोग हैं। आपका फैक्ट्री एक्ट नहीं लगता है? 200 से कम है, कभी भी आप बंद कर सकते हो। नो ले ऑफ का कानून है, रिट्रेंचमेंट का कानून है, क्लोजर का कानून है, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं। मगर जब ये लेस बन के वापस आ जाते हैं ना, उसका मालिक तो ये है फ्यूचर्स ग्रुप का। मगर कहीं भी वो पूरा ये सर्कल जो बोलते हैं ना, गोल में कम से कम 1000 लोग काम करते हैं। मगर 1000 लोग से और ये फ्यूचर्स ग्रुप का मालिक से कोई भी मालिक और
मजदूर का रिश्ता नहीं है, नो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, कहीं भी उसको पकड़ नहीं सकते आप। ऐसे बनाते हुए इतना अच्छा आकर्षक कवर में 5 रुपए में आपको चिप्स मिल जाता है। इसमें बोलिए अगर वो 5 रुपया हो तो उसमें कितना होगा अतिरिक्त मूल्य। जैसे जैसे आपका माल का दाम कटते जाते हैं ना, वैसे वैसे अतिरिक्त मूल्य ज्यादा होता है। समझा? समझ में आया क्या? आया कि नहीं? जैसे जैसे आपका तनख्वाह बढ़ता है ना, प्रोडक्टिविटी लिंक नाम पे, वैसा अतिरिक्त मूल्य ज्यादा होता है। वो जो फैक्ट्री में जो मैं प्रेसिडेंट था, वो हमारा महासचिव वहां बोल रहा था एक बार, वो जर्मनी से एक एमडी आया था, वो बोल रहा था हम नहीं दे सकते, वी कांट गिव, नहीं 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 होता, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव का दाम नहीं बढ़ा सकते। क्या बोल रहे हैं आप? कन्नड़ में बोलो, चुप कर। आप लोग तो हमसे काम करवाते हो, 1 सेकंड को 1000 से बांटते हो, डिवाइड करते हो, क्या बोलते हो उसको हिंदी में? डिवाइड करने का, बांटते हो। 1 सेकंड को 1 सेकंड को क्या बोलते हैं? क्षण बोलते हैं ना। 1 क्षण समय को 1000 में बांटते हो आप, इतना तेजी से काम करवाते हो हमसे। वो मशीन का कैपेसिटी 100 है, मगर हम काम कर रहे हैं 279 स्पीड पर। अब बोलते हो इंसेंटिव का दाम नहीं बढ़ा सकते हो, हम काम नहीं करते। ये बोल रहा था, अरे यार चिल्लाओ मत, तेरा बीपी बढ़ जाता है। मैं बोला चिल्लाओ मत, तेरा बीपी बढ़ जाता है, क्यों बीपी बढ़ाते हो? वो कूल बोला, नहीं नहीं मुझे नहीं होना है, अगर आप ऐसे ही बात करेंगे ना, मैं शिफ्ट कर लूंगा फैक्ट्री को। कहा? मैं वापस चला जाऊंगा जर्मनी। चलो, लोग बोलना शुरू कर देता है, ये लाल झंडे वाले आए, फैक्ट्री को बंद करवा दिया। उनको क्या मालूम है, ये बंदा तो 1 सेकेंड को 1000 में बांट के वो स्पीड में काम करवा रहा है। मशीन का कैपेसिटी 100 था, वो तो 279 स्पीड पर काम करवा रहे थे। हाँ, तनख्वाह तो 1,10,000 था, तनख्वाह तो कम नहीं था। फिर भी अगर वो 1,10,000 रुपया दे रहा तो हर एक बंदे ने 3 लाख रुपया कमा रहा है, उसमें 2 लाख रुपया का अतिरिक्त मूल्य वो जर्मनी कंपनी को जा रहा है। ये 3 लाख कमा के देता है, वो आपस में 1 लाख देता है, बस। किसको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? वो मजदूर को ही मालूम नहीं है। जब तक आप ये सब कुछ अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वो समय, प्रोडक्टिविटी, सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य, ये सब कुछ मालूम नहीं रहता, तो वो बोलता है ये क्या है, मेरा मालिक तो अच्छा है, 1 लाख दे रहा है, अब जो लोग लाल झंडे वाले वो आते हैं हमारा कारखाने को बंद करवाना चाहते हैं, वो इल्जाम हमारे ऊपर आ जाता है। देखिए, इसीलिए हमारा मजदूरों का शिक्षण चाहिए, शिक्षा देना है इसके बारे में। ये मैंने बोला ना, निर्दिष्ट अतिरिक्त मूल्य, एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू और रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, जैसे जैसे अपना टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे ये रिलेटिव सरप्लस वैल्यू ज्यादा होता जाता है। आजकल तो मेरे एक फैक्ट्री का, मैं ये आपको सुनाना है, एक फैक्ट्री का मैनेजर था, 20 साल काम कर रहे थे उसमें। वो बोल रहा था, उमेश जी अगर ये एग्रीमेंट हो जाएगा ना, दूसरा फैक्ट्री आ जाएगा, 500 लोगों के लिए, परमानेंट लोगों के लिए नौकरी मिल जाएगा। अब सोचिए, ये एग्रीमेंट करवा दीजिए ना, बोल रहा था। मैंने बोला अच्छा, अगर आप अच्छा प्रपोजल देते हो तो करवाते हैं, उसमें क्या है? वो बोलते अच्छा अच्छा कर लेते हैं। वो बाद में एग्रीमेंट भी हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद वो जो फैक्ट्री आना था ना बेंगलुरु को, ये बोर्ड पर भी था। ये बंदा बोला मैं बोर्ड पर हूं, मेरा मालिक जो है मेरा बात मानता है, आ जाता है बेंगलुरु को। इसलिए मैं आप सब कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट में जगह गिगा सब कुछ ढूंढ लिया है, एप्लीकेशन भी डाल दिया, हाँ कहना बस। अच्छा चलिए, मैं बोला चलिए और एक फैक्ट्री आ जाती है, हमको और एक यूनियन मिल जाती है।
मैं बोला हमको और एक यूनियन मिल जाती है, आपको भी फैक्ट्री बन जाती है, हमारा लोगों को नौकरी मिल जाती है। बाद में 1 महीने के बाद फ़ोन किया, बहुत दुखी था। मैंने बोला आपके आवाज़ में तो दुख आ रहा है, क्या हुआ? बोला वो फैक्ट्री यहाँ करने के लिए राज़ी नहीं हुआ। कौन? बोर्ड। क्यों? बोर्ड में एक शख्सियत है, उन्होंने बोला यहाँ से लगाने में मुनाफा ज़्यादा नहीं आता है, उसको पुणे में लगाना है। मैंने बोला आपसे भी अच्छी तरीके से मुनाफा का कैलकुलेट करने वाला कोई बंदा है आपके बोर्ड में? हाँ। कौन है? सोनिया। मैंने बोला कौन सोनिया? ये बोर्ड है, बोर्ड का एक मेंबर है। क्या औरत है? नहीं, वो तो ये है। ये का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक रोबो है, वो लेडी वो बोर्ड में है मेंबर, रोबोट। वो कैलकुलेट करके बोल दिया ये मुनाफा जो आप बोल रहे हैं ना उतना नहीं आता है बेंगलुरु में, अगर पुणे में करेंगे ना उससे ज्यादा मुनाफा आता है। क्यों? आपका एक फैक्ट्री तो वहां है, दूसरा फैक्ट्री वहीं लगाएंगे, वहां का जो यूनियन है, यूनियन का जो तनख्वाह मिल रहा है मालूम है, यहाँ जो मजदूर मिलते हैं वो पूछना शुरू कर देता है, अरे आपके फैक्ट्री में इतना दे रहे हो, ये क्यों यहाँ क्यों नहीं दे रहा हूं, इसीलिए पुणे में लगाओ। हार गया उमेश जी। मैंने बोला चलो क्या हो सकता है। आपको मालूम हो गया जो मैं बोलता था ना, पूंजी जो होता है जब बढ़ते समय में, जब तक वो 100 गुना बढ़ता है सभी का बात सुनता है, जब वो 200 गुना बढ़ता है ना कुछ लोगों का बात सुनता है, जब वो 300 गुना मिलता है ना तब मालिक का बात सुनता है, जब वो 400 गुना हो जाता है ना मालिक का भी नहीं सुनता है। अभी देखिए मालिक का नहीं सुन रहा है, वो रोबो का सुन रहा है, सोनिया का। ये किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने बोला था पूंजी के बारे में। इसीलिए ऐसा पूंजी ऐसा होता है, जो मैंने बोला ना फ्यूचर्स ग्रुप का पूंजी का पते में, अभी वो फ्यूचर्स ग्रुप संजय बयानी के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है? वो अभी रिलायंस मुकेश अंबानी के हाथ में है, बेच दिया। हाँ, रिलायंस के हाथ में बेच दिया। वो बेचने की जो भी था ना डील, वो डील कहां हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर में हुआ। एक कौन बोल रहा है? वही नीलगिरीज बेकरी का फैक्ट्री मैनेजर मुझे बोला, खुद बेच देते साहब, नहीं होता है। क्यों? फ्यूचर्स ग्रुप का पूंजी बोल रहा है संजय बयानी तुमसे नहीं होता, इसको संभालने का, बेच दो उसे। किसको? अंबानी को संभाल लेगा, क्योंकि अमेज़न से टक्कर लेना है तुझे। अमेज़न तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अमेज़न लोग ऐसे मानते नहीं आपसे, संजय बयानी को उससे टक्कर नहीं ले सकते। अगर उससे टक्कर लेना हो, जो हमारा मोदी जी से नजदीक हो अंबानी, उससे ही हो सकता है। वही अमेज़न ने ये डील के लिए खिलाफ वहां जाके कोई देश में वो डील को रद्द करने के लिए आर्डर्स लेके आ गए थे। वो अंबानी ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये जो आर्बिट्रेशन का जो डील को रद्द किया है वो ठीक है। आर्बिट्रेशन के अब जो आपका जो भी अग्रीमेंट है संजय बयानी और अमेज़न के बीच, वो ठीक है, उसके जरिए हुआ है। उसके बाद क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जिसको बोला अमेज़न जो बोल रहा है वो ठीक है, फिर भी सभी बिग बाजार अब किसके कब्जे में है? रिलायंस के कब्जे में है। सभी सेंट्रल माल किसके कब्जे में है? रिलायंस के कब्जे में है। फ्यूचर्स ग्रुप के नाम पे आप लेस खाते हो, मगर उसका पैसा जाता है अंबानी के हाथ में। देखिए, इसी को बोला था कार्ल मार्क्स ने, अक्युमुलेशन। पूंजी का क्या होता है? संचय होता है, बोला था। पूंजी का संचय होते 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 वो बढ़ते 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 इतना बड़ा बन जाता है ताकि वो सब कुछ अपने लिए लपेटना चाहता है। वो ऐसा करना चाहता है कम से कम मजदूर को रखो, ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त मूल्य को अपनाओ। बाद में क्या होता है? मजदूर कम होते हैं, मजदूर
मगर उत्पादन तो ज्यादा हो जाता है, मगर उसको खरीदने वाला नहीं होता है। तब क्या होता है, वो पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा एक संकट में आ जाता है, उसका उत्पन्न जो होता है, उसका जो उत्पाद जो होता है, वो बिक्री नहीं होता है, मार्केट में कोई लेने वाला नहीं रहता है। तब वो क्या बोलता है, एक शर्ट ले लो 2 पैंट फ्री, हाँ, एक साड़ी लो 4 साड़ी फ्री, फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं है। तब क्या करना है, उसको मुनाफा बढ़ाना है, तो वो उत्पादन वाले ये पूंजी बनने से वो क्या होता है, वो वित्तीय पूंजी की तरफ जाता है। उत्पादन पूंजी का मतलब क्या है? उत्पादन पूंजी का मतलब फैक्ट्री बनाओ, मशीन लगाओ, मजदूरों को मिलाओ, उससे उत्पादन करो। ये वित्तीय पूंजी का मतलब क्या होता है? उत्पादन मत करो, फैक्ट्री किसी का भी हो चिंता मत करो, वो फैक्ट्री का शेयर खरीद लो बस। जब तक वो मुनाफा करता है शेयर रखो, जब वो मुनाफा नहीं करता शेयर को बेच दो बस। ये शेयर की सट्टा बाजार जो होती है ना, ये सट्टा बाजार में इतना पैसा डालते हैं और बोलते हैं देखो पूंजी आ रही है देश के अंदर, पूंजी आ रही है देश के अंदर। मालूम है ये सट्टा बाजार जो होता है ना, ये इतना बदमाशी करता है। यूपीए 1 का सरकार जो आया ना, मालूम है आपको? यूपीए 1 का सरकार जब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बना, मालूम है कि नहीं? भूल गए? क्योंकि लोग तो बात नहीं कर रहे। आए कि नहीं? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बना ना, आपको मालूम है ना? कब गए? 2004 में। जब मनमोहन सिंह का सरकार बन रहा था, उसके पास तो बहुमत नहीं था, इसीलिए क्या हुआ, वामपंथियों का सपोर्ट चाहिए था उसका, वामपंथियों का सपोर्ट चाहिए था। वामपंथियों ने बोल दिया बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम मनमोहन सिंह को सपोर्ट दे देंगे। उसके बाद कोई टीवी वालों ने पूछ लिया, ये वामपंथी दल में सीपीएम का जो भी महासचिव है ना, सीताराम येचुरी, उस समय में सीताराम येचुरी थे, प्रकाश कारत थे, सीताराम येचुरी तो पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे। उससे पूछ लिया, अब तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते आए इतने साल, अब तो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, अब ऐसा एक मुद्दा बोलिए जिसको आप मांग रखते हैं मनमोहन सिंह के आगे। ये सीताराम येचुरी ने बोला, देखिए जब वाजपेयी जी था ना, उस समय में इस देश की जो भी पब्लिक सेक्टर थी उसको बेचने के लिए एक मंत्री को रखे थे, अरुण जेटली, अरुण शौरी। उनका काम क्या था, जब तक वाजपेयी सरकार नहीं आया इस देश में, तब तक इस देश में मंत्री रहते थे, सचिव रहते थे कारखानों को बनाने के लिए। वाजपेयी सरकार बनने के बाद पहली बार कारखाने को बेचने के लिए एक मंत्री, चलिए हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, हाँ डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, हाँ विनिवेश, हाँ वो करेक्ट है, विनिवेश सचिव बोल रहे थे, अरुण शौरी था, अरुण जेटली था, हाँ। उस समय में सीताराम येचुरी ने बोल दिया, हम ये एक मांग तो रखते हैं कि ये सचिव नहीं होना है। बस 10 घंटे को टीवी में ये बयान आया, 12 घंटे को शेयर मार्केट में खून खराबा हो गया, ब्लड शेड इन बॉम्बे मार्केट। हाँ, इतना लाखों करोड़ों रुपया चला गया वापस। कहां पे? अमेरिका चला गया, जर्मनी चले गया। क्यों आए थे वो लोग? वो लोग आए थे सोच के भारत देश का बीएचएल को बेचेंगे ये लोग, बीएल को बेचेंगे लोग, रेलवे को बेचेंगे लोग, एसबीआई को बेचेंगे लोग, एलआईसी को बेचेंगे लोग, खरीद लेंगे हम। मगर जब ऐसा एक माहौल आ गया, ये सीताराम येचुरी, ये वामपंथी लोग इतना खराब लोग हैं, हाँ, ये लोग बोल रहे हैं, बाद में सचिव तो नहीं रहा मगर सचिवालय रहा अभी भी है, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, अभी भी वो काम कर रहे हैं, है ना। इस देश में इतने साल जब तक मोदी नहीं आया तब तक प्लानिंग कमीशन था,
मोदी आते ही प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया, उसको बोल दिया नीति आयोग। नीति आयोग का काम क्या है? जिस कंपनी को कब कैसे बेचना है, बस उसका काम वही है। अस्पताल को भेजो, कॉलेज को भेजो, रेलवे को भेज दो, कोई नहीं आ रहा है खरीदने के लिए। इसीलिए दूसरा नया अवतार पे आ गया निजीकरण। क्या है? नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, राष्ट्रीय नगदीकरण पाइपलाइन, एनएमपी। इससे बेचना शुरू कर दिया। अभी देखिए कैसे ये जो सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य के पीछे जो उत्पादन पूंजी आती थी वो बदल गई, बदल के अब वित्तीय पूंजी आ रही है। अभी बोल रहे हैं ना ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हो गया यूपी में, योगी जी के राज में देखिए डबल इंजन सरकार में इतना सारा पैसा आ रहा है, इतना सारा पैसा आ रहा है। कहां आ रहा है? कहां फैक्ट्री बन रही है? वो आ रहा है पैसा कहां पे? आपके शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहा है। अदानी भी शेयर खरीदा था। ये शेयर खरीदने के चक्कर में, ये वित्तीय पूंजी के चक्कर में क्या कर दिया? LIC को भी फंसा दिया, बैंक को भी फंसा दिया, पूरा देश का सभी कारखाने उसके अंदर फंस गए। अभी बाहर नहीं आना चाहते, चाहे तो भी बाहर नहीं आ सकते। ये वित्तीय पूंजी का पकड़ आज के दिन में इतना है, पूरा देश को अपने कब्जे में करके रखा। एकाएक एक कंपनी का शेयर 3000 बन जाता है, एकाएक एक दिन में 300 बन जाती है। वो कंपनी क्या बोलते हैं उसको? बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, दिवाली हो जाता है, दिवाली हो जाती है। देखिए ये जो पूंजी जो है वित्तीय पूंजी है, ये वित्तीय पूंजी क्या है? इसके बारे में टिप्पणी किया है कॉमरेड लेनिन ने। वो उसके बारे में टिप्पणी करते हुए वो बोला ये औद्योगिक पूंजी है और ये जो वित्तीय पूंजी है उनका मिलावट है, बैंकिंग का मिलावट है। ये मिलावट को वित्तीय पूंजी बोलते हैं। वो उस समय में भी था, उस समय से अब ज्यादा है, इसीलिए कि तंत्रज्ञान में जो भी बदलाव आई है, तंत्रज्ञान इतना बढ़ गया है ताकि अमेरिका में बैठ के बॉम्बे के शेयर मार्केट को आप संभाल सकते हो कंप्यूटर के ऊपर। बस एक बटन दबाओ, अरबों करोड़ों रुपया बॉम्बे से निकल के टोक्यो चले जाती है, टोक्यो से निकल के शिकागो चले जाती है, लंदन चली जाती है। एक ही सेकंड में एक बटन दबाओ, बस। पूरा दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा है, वो ऐसे बन रहा है कि वो वित्तीय पूंजी बन रही है, वो मुनाफे के पीछे है। इससे क्या हो रहा है? पूरा विश्व में हर एक देश संकट पे है, चीन को छोड़ के। ये इतना रास्ता ढूंढ रहा है उससे बाहर आने के लिए, वो रास्ता जाके डेड एंड पे मिल जाती है। डेड एंड मालूम है आपको? हाँ, ये रास्ते में जब आते हैं ना, ये डेड एंड रास्ता है। सुबह जब आ रहे थे हम कार में, मैंने पूछा आप क्यों यहाँ रोक रहे हैं? नहीं वहां जो गाड़ी है ना वो उसको वापस आने दीजिए। क्यों? उस तरफ रास्ता नहीं है, वो डेड एंड रास्ता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था ऐसे डेड एंड रास्ते पे चल गई है कि आगे जाने का रास्ता दिखता नहीं है उसको। इसीलिए भारत जैसे अभिवृद्धिशील देश जिसको बोलते हैं, उस पर निर्भर है अमेरिका में उद्योग की सृष्टि, फ्रांस में उद्योग की सृष्टि। देखिए कैसा हो गया। यहां तो निरुद्योग इतना है, क्यों? जब तक आपके देश में, आपके समाज में निरुद्योगियों का सैन्य नहीं रहता, तब तक ये जो मैंने बोला ना एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, जो बोला अतिरेक मूल्य, कुल अतिरेक मूल्य या सापेक्ष अतिरेक मूल्य बढ़ा नहीं सकता। क्यों? जब काम करने के लिए जनता की संख्या ज्यादा होता है
तब अब कितना भी दो, 5,000 दिया तो भी, मैंने देखा ना वो ट्रेन में वो बंदा जो काम कर रहा था वैसे लोग आ जाता है। मैं पूछ रहा था, अरे यार तुम क्यों 5,000 के? क्या करूं साहब, घर में बैठ के ये भी नहीं मिलता, 5,000 भी नहीं। सोचिए 5,000 के लिए वो बंदा ट्रेन में काम कर रहा है। जब वो इलाहाबाद से चढ़ा ना, तभी डिब्बे लेके आया था रात के लिए। सुबह जब उज्जैन में जो हमारे साथ बैठे थे ना, सब निकल गए ना, वहां बैठ के वही जो दोपहर में लेके आया था ना रोटी, वो खा रहा था। बाद में मैं पूछा, ये क्या, कहाँ से लाए थे? घर से। क्यों, रात का सब्जी खा रहे हो? क्या करो साहब, 5,000 आए, 5,000 में क्या खरीद सकता हूं मैं? देखिए कितना भयानक है परिस्थिति। ये निरुद्योगियों की सैन्य रखती है। वही मार्क्स ने बोला, ये पूंजीवादी व्यवस्था कभी भी निरुद्योग समस्या को हल नहीं करता, क्योंकि अगर वो पूंजी को रहना हो, जिंदा रहना हो, तो उसको निरुद्योगियों की एक इतना बड़ा सेना रहना है ताकि जब चाहे तब कम मजदूरी पर वो काम पर रख सकते हैं। देखिए कैसा है। इसलिए पूंजी और श्रम और समाज, जैसे आपका समाज में निरुद्योगियों का संख्या बढ़ती है, चोरी भी ज्यादा हो जाता है, कत्ल भी ज्यादा हो जाता है ना। अगर उसका काम ना हो तो भी, अगर बेटी को शादी करवा के देना तो दहेज देना ही पड़ता है। उसके पास काम नहीं है, फिर भी बेटी का कन्यादान तो करना है। कोई बाप अगर बेटी का कन्यादान ना किया करके गुजर गया तो वो क्या है, वो स्वर्ग में नहीं जाता है, नरक में चला जाता है। क्यों? वो कन्यादान करने से छूट गया था। इसीलिए वो बेरोजगार को भी पकड़ के जो भी कमाया था पूरा जिंदगी में, उसमें जो भी घर था उसको दामाद के नाम पे करके कन्यादान करवा देता है। चलो, ऐसा है ना माहौल, ऐसा है कि नहीं? देखिए आपके समाज में जो ये दहेज का हिस्सा है, बेरोजगारी का हिस्सा है, आपके समाज में जो चोरी बढ़ रही है, आपके समाज में जो भी गंदा सब कुछ है, उसके साथ कैसे ये बेरोजगारी मिला हुआ है, बेरोजगारी के साथ कैसे ये पूंजीवादी व्यवस्था मिली हुई है, वो पूंजीवादी व्यवस्था के साथ कैसे श्रम मिला हुआ है ना। इसे हम C2 में बोलते हैं। ये देखिए, ये जो पूंजी, श्रम और समाज का ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था में ये पूंजी बढ़ती है शोषण के जरिए। वो जो 4 घंटा बोला ना मैंने, वही 4 घंटा को बोलते हैं हम शोषण। काम तो मेरा, मगर काम से जो मूल्य का उत्पादन हुआ उसका मालिक तो वो। मेरा श्रम शक्ति को उत्पादन करने वाला जो भी दाम है वो मुझे नहीं देता है, इससे तो ये बनती है। इसीलिए इन्होंने बोला, कार्ल मार्क्स ने, दुनिया के मजदूरों एक हो, कोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप एकजुट होकर लड़ते हैं ना, ये दुनिया को बदल सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था कभी भी जनता की समस्या को, आम जनता की समस्या को, इस दुनिया की समस्या को हल नहीं कर सकती है। ये पूंजीवादी व्यवस्था से हम आगे वाले समाज की जाना है, वो समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, जो भी ये अतिरिक्त मूल्य है ना, ये अतिरिक्त मूल्य का मालिक वो पूंजीपति नहीं बनता, अतिरिक्त मूल्य का मालिक समाज बनता है, वो सरकार के पास जाता है। इसे समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। इसी को तो C2 के लक्ष्य में हम बोलते हैं, अगर शोषण को अंत करना हो तो समाजवादी व्यवस्था को लाना है। अगर समाजवादी व्यवस्था को लाना हो तो ये पूंजी, श्रम और समाज का ये जो रिश्ता है उसको हमको जानना है। मैं सोचता हूं कि मैं इस रिश्ते को आपके सामने रखा हूं। ये सब कुछ बोलते हुए मेरा बात को सुना आपने, इसलिए आप सभी को देखिए, उनको जल्दी जाना है इसलिए ज़्यादा ताली बोल रहे। मैं आंखों में इशारा कर रहे थे, मुझे जाना है। प्रिंसिपल बोल रहा था 5 मिनट
रुक जाओ, है ना। ये तो पूंजी के खिलाफ लड़ने वाले हैं। क्या हम आपके आंखों की इशारा नहीं समझ सकते? वो भी समझ जाते हैं, क्योंकि मालिक का पूंजी का इशारा तो समझने वाले हैं। ये तो कार्ल मार्क्स ने हमको सिखाया है। वो कार्ल मार्क्स ने केवल ये क्या पूंजी का जो 3 वॉल्यूम नहीं दिया, इतने सारा लिखा है ना, इतने सारा लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है ये समाज को कैसे बदलना है, ये समाज को ऐसे बदलने की जो रास्ता दिखाने वाले एक मैनिफेस्टो को भी दिया है विश्व के लिए। उन्होंने उनके साथी जो फ्रेडरिक एंगल्स थे उसके साथ मिलके उसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो रास्ता दिखाया है, वो रास्ते में अगर ये समाज, पूरा दुनिया का समाज को हम समाजवादी व्यवस्था के ऊपर लेके जाना है, वो समाजवादी व्यवस्था को वही वर्ग लेके जा सकती है जो वर्ग ये संपत्ति को उत्पादित करती है ना। वो वर्ग है मेहनतकश वर्ग, वो वर्किंग क्लास बोलते हैं हम, वो मजदूर बोलते हैं। मजदूर वर्ग जो होते हैं, वो मजदूर वर्ग ही के नेतृत्व में अगर इस देश में ऐसा एक क्रांति होगा ना, तो समाज को बदल सकते हैं, शोषण से मुक्त कर सकती है। वही तो C2 बोलती है, C2 का लक्ष्य भी वही है। वो काम के लिए हमें आगे जाना है। इसीलिए हमको पूरा दुनिया को मजदूर को इकट्ठा करना है। उसके साथ ही साथ हमारा देश के अंदर भी सभी मजदूर को इकट्ठा करना है। अगर जब हम मजदूर को इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, तब मजदूर को और जनता को बांटने वाले ताकत भी है, उसके खिलाफ लड़ना भी ये पूंजी के खिलाफ की लड़ाई है। नवोदारवादी आर्थिक प्रणाली के खिलाफ लड़ना हो तो आप ये सांप्रदायिक ताकतें जो हैं, जो हमको बांटते हैं, जो हमको विभाजन करते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ना है। ये आज का परिस्थिति में हमारा जिम्मेदारी है कह के बोलते हुए मेरा ये क्लास को खत्म करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।